बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट एमपी। जीडीपी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का एक वर्ष में मापा गया बाजार मूल्य। इसमें किसी देश के राष्ट्रीय निवासियों या गैर निवासियों द्वारा किया गया संपूर्ण उत्पादन शामिल होता है, भले ही वह उत्पादन किसी भी स्थानीय कंपनी या विदेशी इकाई के स्वामित्व में हो। हर चीज का मूल्यांकन बाजार कीमत पर होता है। जीडीपी एट एमपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट एफसी। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से निवल उत्पाद कर घटाकर प्राप्त होते हैं। बाजार कीमतें वे कीमतें हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा अनुभव की जाती हैं। बाजार कीमतों में उत्पाद कर और सब्सिडी भी शामिल होती है। साधन लागत पर शब्द का तात्पर्य उत्पादकों द्वारा प्राप्त उत्पादों की कीमतों से है। इस प्रकार साधन लागत बाजार कीमतों में निवल अप्रत्यक्ष कर घटाकर प्राप्त होती है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमाओं के भीतर फर्मों द्वारा उत्पादन के मौद्रिक मूल्य को मापता है। जीडीपी एट एफसी बराबर जीडीपी एट एमपी माइनस एनआईटी। बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद एनडीपी एट एमपी। यह माप नीति निर्माताओं को यह अनुमान लगाने में मदद करती है कि देश को अपनी वर्तमान जीडीपी को बनाए रखने में कितना व्यय करना होगा। यदि देश वर्तमान मूल्यह्रास के माध्यम से कम हुए पूंजी स्टॉक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है तो सकल घरेलू उत्पाद कम हो जाएगा। एनडीपी एट एमपी बराबर जीडीपी एट एमपी माइनस मूल्यह्रास। साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद एनडीपी एट एफसी। साधन लागत पर एनडीपी किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर मजदूरी, लाभ, लगान, ब्याज आदि के रूप में साधनों द्वारा अर्जित आय है। एनडीपी एट एफसी बराबर एनडीपी एट एमपी माइनस निवल उत्पाद कर माइनस निवल उत्पादन कर। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी एट एमपी। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी एट एमपी उन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है जो भारत के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित की जाती है और उसे बाजार कीमतों पर मापा जाता है। जीएनपी से तात्पर्य किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित संपूर्ण आर्थिक उत्पादन। जीएनपी से तात्पर्य किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित संपूर्ण आर्थिक उत्पादन से है, चाहे वे राष्ट्रीय सीमा के भीतर अवस्थित हो या विदेश में। प्रत्येक चीज का मूल्यांकन बाजार कीमत पर होता है। जीडीपी एट एमपी बराबर जीडीपी एट एमपी प्लस एनएफ। जीडीपी एट एमपी बराबर जीएनपी एट एमपी बराबर जीडीपी एट एमपी प्लस एनएफआईए। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एट एफसी। साधन लागत पर जीएनपी एक वर्ष में किसी देश से संबंधित उत्पादन के साधनों द्वारा प्राप्त उत्पादन के मूल्य को मापता है। जीएनपी एट एफसी बराबर जीएनपी एट एमपी माइनस निवल उत्पाद कर माइनस निवल उत्पादन कर। बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एट एमपी। यह इस बात का माप है कि कोई देश किसी निश्चित समय अवधि में कितना उपभोग कर सकता है। एनएनपी उत्पादन को मापता है, चाहे वह उत्पादन कभी भी हुआ हो, घरेलू क्षेत्र में या विदेश में। एनएनपी एट एमपी इक्वल टू जीएनपी एट एमपी माइनस मूल्यह्रास। एनएनपी एट एमपी बराबर एनडीपी
एट एम पी प्लस NFIA साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP एट FC या राष्ट्रीय आय। साधन लागत पर NNP एक वर्ष के दौरान किसी देश में संबंधित मजदूरी, लाभ, लगान, ब्याज आदि के रूप में उत्पादन के सभी साधनों द्वारा अर्जित आय का योग है। यह राष्ट्रीय उत्पाद है और यह आवश्यक नहीं कि राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर भी उत्पादन हो। ये निवल घरेलू साधन आय में विदेश से प्राप्त निवल साधन आय को जोड़कर प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय बराबर NNP एट MP माइनस निवल उत्पाद कर माइनस निवल उत्पादन कर बराबर है NDP एट FC प्लस NFIA बराबर NP एट FC। बाजार कीमत पर GVA बाजार कीमत पर सकल मूल्यवर्धित GVA बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद आधारित कीमतों पर GVA बाजार कीमत पर सकल मूल्यवर्धित माइनस निवल उत्पाद कर साधन लागत पर GVA आधारित कीमतों पर GVA माइनस निवल उत्पादन कर। मौद्रिक और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद नॉमिनल GDP। मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद मौजूदा बाजार कीमतों पर किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। इससे समय के साथ साथ कीमतों में हुए परिवर्तनों को शामिल नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई देश केवल ब्रेड का उत्पादन करता है। वर्ष 2000 में उसे ब्रेड की 100 इकाइयों का उत्पादन किया और प्रति ब्रेड की कीमत 10 रुपये थी। वर्तमान कीमत GDP सकल घरेलू उत्पाद 1000 रुपये था। वर्ष 2001 में उसी देश में 15 रुपये प्रति ब्रेड की कीमत पर 110 इकाइयों का उत्पादन किया गया। एक मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद 1650 रुपये बराबर 110 गुणे 15 रुपये था 2001 में। वर्ष 2000 को आधार वर्ष माना जाए तो कीमत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने पर 110 गुणे 10 1100 रुपये रहेगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद रियल GDP वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक उत्पादन का एक माप है जो कीमत में हुए परिवर्तन के लिए समायोजित होता है। यह स्थिर आधार वर्ष कीमत पर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन करता है जिससे विभिन्न वर्षों के उत्पादन के परिणाम की तुलना की जा सकती है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कीमत परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने में मदद करता है जिससे यह आर्थिक उत्पादन में वास्तविक कीमतों का आकलन करने के लिए एक उपयोगी साधन बन जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बराबर मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद बटे सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिक गुणे 100। सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिक एक सूचकांक है जो समय के साथ साथ GDP में शामिल सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत परिवर्तन की माप करता है। इसकी गणना मौद्रिक GDP और वास्तविक GDP के अनुपात के रूप में की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिक बराबर मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद बटे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद गुणे 100। 150% सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिक का अर्थ है कि आधार वर्ष की तुलना में कीमतों में 50% की वृद्धि हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI आमतौर पर एक प्रतिनिधि उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की एक दी गई टोकरी फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। यह उपभोक्ताओं द्वारा अनुभव की गई मुद्रास्फीति की मात्रा को निर्धारित करता है। CPI को आधार वर्ष की तुलना में कीमतों में हुए परिवर्तन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। CPI बराबर चालू वर्ष की टोकरी की लागत बटे आधार वर्ष की टोकरी की लागत गुणे 100। थोक मूल्य सूचकांक जो थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को ट्रैक करता है। इसका उपयोग उत्पादन और वितरण के प्रारंभिक चरण में मुद्रास्फीति का आकलन करने के लिए किया जाता है। कुछ देशों में इसे उत्पादक मूल्य सूचकांक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI कहा जाता है। ध्यान दें कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक GDP
अपस्फीति कारक से भिन्न हो सकता है, क्योंकि उपभोक्ता जिन वस्तुओं का क्रय करता है उनसे देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति में सभी ऐसी वस्तुएं और सेवाएं हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रतिनिधि उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं की कीमत शामिल है। अंतर इसमें उत्पादित अंश, इसमें आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल हैं। सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल नहीं होती हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार नियत रहता है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन स्तर के अनुसार उनमें अंतर होता है। हमने देखा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति के रुझान के संकेतक हैं, आमतौर पर अलग अलग होते हैं और CPI WPI से अधिक होता है। क्योंकि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वे दोनों अलग अलग हैं? क्या आप किसी ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां CPI WPI से कम हो? सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण। सकल घरेलू उत्पाद GDP का उपयोग किसी देश के लोगों के कल्याण के एक संकेतक के रूप में करने की अपनी सीमाएं हैं, तथा ऐसे कई कारण हैं कि सकल घरेलू उत्पाद किसी राष्ट्र की समग्र खुशहाली को सटीक रूप में से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। आय वितरण। GDP किसी देश के कुल आर्थिक उत्पादन की माप करता है, लेकिन यह इस बारे में जानकारी प्रदान नहीं करता है कि वह उत्पादन उनके नागरिकों के बीच कैसे वितरित किया। यही सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है, लेकिन लाभ कुछ व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच के हाथों में केंद्रित होता है, तो अधिकांश आबादी बेहतर कल्याण का अनुभव नहीं कर सकती। असमान आय वितरण में खुशहाली में असमानताएं पैदा हो सकती हैं। गैर मौद्रिक विनिमय। किसी अर्थव्यवस्था में कई क्रियाकलापों का मूल्यांकन मौद्रिक रूप में नहीं होता है या उन्हें GDP की गणना में शामिल नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए घर पर किए जाने वाले घरेलू कार्य, स्वयंसेवी क्रियाकलाप, वस्तु विनिमय, जहाँ वस्तुओं और सेवाओं के बिना धन के प्रत्यक्ष रूप में विनिमय किया जाता है, जो आमतौर पर GDP में शामिल नहीं किया जाता है। इस चूक के परिणाम स्वरूप आर्थिक क्रियाकलाप और कल्याण का कम आकलन हो सकता है। बाह्य कारण। GDP में बाह्य कारकों का विचार नहीं किया जाता है, जो आर्थिक क्रियाकलाप के अनपेक्षित प्रभाव हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक कारखाना GDP वृद्धि में योगदान दे सकता है, लेकिन यह पास की नदी को भी प्रदूषित करता है, जिससे स्थापित समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होता है। तो यह नुकसान GDP में प्रतिबिंबित नहीं होता है। इसके विपरीत शिक्षा और अनुसंधान जैसे धनात्मक बाह्य कारण कल्याण को बढ़ा सकते हैं, लेकिन GDP के प्रत्यक्ष रूप में इसकी गणना नहीं की जाती। निष्कर्ष रूप में कहें तो समष्टि अर्थशास्त्र समग्र आर्थिक चरों एग्रीगेटेड इकोनॉमिक वेरिएबल्स और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परस्पर संबंधों के अध्ययन पर केंद्रित है। यह 1930 के दशक में महामंदी के प्रत्युत्तर में उभरा और जॉन मैनार्ड कीन्स ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था को परिवारों, फर्मों, सरकार और बाह्य क्षेत्र से मिलकर बनी चीज के रूप में देखता है, जिससे ये सभी उन चक्रीय प्रवाह में अंतर क्रिया करते हैं। GDP, GNP, मूल्य सूचकांकों जैसे विभिन्न आर्थिक संकेतकों के साथ साथ आय, उत्पाद और व्यय दृष्टिकोण सहित कुल आय की गणना करने की विभिन्न विधियों पर चर्चा की गई है। हालांकि यह जानना आवश्यक है कि आय वितरण और बाह्य कारणों जैसे पर विचार करते हुए अकेले सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के समग्र कल्याण को सटीक रूप में नहीं दर्शा सकता है। महत्वपूर्ण शब्दावली में आर्थिक एजेंट या इकाइयाँ। आर्थिक एजेंटों का तात्पर्य उन व्यक्तियों या संस्थानों से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। ये एजेंट वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ता या उत्पादक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार, निगम, बैंक जैसी संस्थाएं भी आर्थिक निर्णय लेती हैं। महामंदी। वर्ष 1930 के दशक में आई एक बड़ी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, जिसकी मुख्य विशेषता उच्च बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाई थी। बेरोजगारी दर श्रम बल का वह प्रतिशत जो वर्तमान में बेरोजगार और रोजगार की तलाश में है,
उत्पादन के 4 साधन उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधन भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। उत्पादन के साधन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाने वाली सुविधाएं और संसाधन, जिसमें मशीनरी, कारखाने और भूमि भी सम्मिलित है। आगत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले संसाधन, जिसमें श्रम, सामग्री और पूंजी भी सम्मिलित है। उद्यमशीलता उन व्यक्तियों के नवोन्मेषी और प्रबंधकीय कौशल हैं जो नए व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा व्यवसायों को बेहतर बनाने की पहल करते हैं। निवेश व्यय फर्मों या व्यक्तियों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं या परिसंपत्तियों पर व्यय, जिसका उद्देश्य भविष्य में उत्पादन या आय को बढ़ाना होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसकी मुख्य विशेषता उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व और मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा है। बाह्य क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो निर्यात और आयात सहित व्यापार के माध्यम से अन्य देशों के साथ अंतर क्रिया करता है। अंतिम वस्तुएं ऐसे उत्पाद जो परिवारों या व्यवसायों द्वारा उपभोग के लिए तैयार है। उपभोक्ता या उपभोग वस्तुएं परिवारों द्वारा तत्काल उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं ऐसे उत्पाद जिनका जीवन काल लंबा होता है, आमतौर पर परिवारों में बार बार उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि उपकरण। पूंजीगत वस्तुएं व्यवसायों और संगठनों द्वारा अन्य वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में इनपुट या आगत के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्पाद। मूल्यह्रास टूट फूट या अप्रचलन के कारण समय के साथ साथ पूंजीगत संपत्ति के मूल्य में कमी। आय का चक्रीय प्रवाह एक मॉडल जो अर्थव्यवस्था के भीतर परिवारों, फर्मों, सरकार और बाह्य क्षेत्र के बीच आय और व्यय के प्रवाह को दर्शाता है। समष्टि अर्थशास्त्री मॉडल अर्थव्यवस्था का एक सरलीकृत प्रतिमान जिसका अर्थशास्त्रियों द्वारा आर्थिक रुझानों और संबंधों का विश्लेषण तथा भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग किया जाता है। माल सूची भविष्य की मांग या उत्पादन जरूरतों को पूरा करने के लिए फर्मों द्वारा रखे गए सामान या सामग्रियों का स्टॉक। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। निवल घरेलू उत्पाद एनडीपी मूल्यह्रास जीडीपी माइनस मूल्यह्रास यह अर्थव्यवस्था पूंजी स्टॉक के निवल वृद्धि को दर्शाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, चाहे वह उत्पादन देश के भीतर हो या विदेश में। निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी जीएनपी माइनस मूल्यह्रास यह देश के पूंजी स्टॉक में निवल वृद्धि को दर्शाता है। राष्ट्रीय आय एनआई अर्थव्यवस्था में शामिल परिवारों और फर्मों द्वारा अर्जित संपूर्ण साधन आय का योग।